डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 6 पेपर के इस लेक्चर में भारत में राज्य प्रशासन का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान में राज्यों की स्थिति की बारे में चर्चा की थी। राज्य प्रशासन एक प्रकार से विकेंद्रीकृत व्यवस्था का पर्याय है, जहाँ नियंत्रण, स्वायत्तता तथा दायित्वों का अद्भुत संगम है। भारतीय संदर्भों में शासन व्यवस्था केंद्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे में विभक्त है। राज्य प्रशासन वह मध्य स्तरीय महत्वपूर्ण ढांचा है जो निम्न स्तरीय प्रशासनिक इकाइयों तथा शीर्ष स्तरीय सत्ता के मध्य संयोजक का कार्य करता है। भारत के संविधान के द्वारा लोक कल्याण के कार्य प्रत्यक्षतः राज्यों के अधीन किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा तथा वैदेशिक मामले केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। विषयों का यह आवंटन राष्ट्र को बनाए रखने एवं जन कल्याण को सुनिश्चित दिशा की दृष्टि से किया गया है। राज्य क्या है? राज्य थोड़े अथवा बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हों, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से अंशतः या पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिसमें ऐसी स्वतंत्र सरकार विद्यमान हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का बहुमत स्वाभाविक रूप से करता हो। इस प्रकार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन यानी कि सरकार, संप्रभुता। संघीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र कार्यरत हैं। राज्य या प्रांत के प्रशासनिक तंत्र को राज्य प्रशासन कहा गया है। राज्य प्रशासन से तात्पर्य किसी प्रांत की प्रशासनिक संरचना एवं व्यवस्था से है। राज्य प्रशासन का कार्य मुख्यतः संविधान में वर्णित भारत के संदर्भ में है। राज्य सूची के विषयों के क्रम में नीति एवं विधि बनाना एवं लोक कल्याण तथा व्यवस्था हेतु उन्हें क्रियान्वित करना है। यद्यपि राज्य प्रशासन का कार्य क्षेत्र भी लोक प्रशासन के समान विस्तृत है, किंतु ये राज्य के लिए निर्धारित भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं से आबद्ध है। राज्य प्रशासन का तात्पर्य प्रांतीय सरकार से समग्र लोक प्रशासन का एक विशिष्ट स्वरूप क्षेत्र है। राज्य सरकारें अपने कार्य क्षेत्र में अधिकांशतः स्वतंत्रता प्राप्त हैं। पृथक शासन व्यवस्था होती है और राज्य प्रशासन नामक प्रशासनिक व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली वाले अपनाने वाले देशों में ही होती है। जो देश भौगोलिक दृष्टि से बड़े होते हैं, जहाँ पर ये व्यवस्था होती है, जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। अतः राज्य या प्रांत के प्रशासनिक तंत्र को राज्य प्रशासन कहते हैं। अगर हम राज्य प्रशासन के विकास का चर्चा करें तो ये पाएंगे कि भारत में राज्य प्रशासन का वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश शासन से उन प्रांतों में शुरू हुआ था जो उस समय ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। राजस्थान सहित अन्य कई प्रांतों में राज्य प्रशासन की आधुनिक अवधारणा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई, लेकिन वर्तमान लोकतंत्र तथा संघीय शासन व्यवस्था पूर्व में कभी नहीं रही। इसमें हम प्राचीन काल तथा मध्यकाल में देखें तो भारत में राज्य प्रशासन यानी प्रांतीय सरकार का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश काल की देन है। प्राचीन काल में आज की तरह संघ के अधीन राज्यों का समूह नहीं होता था, यद्यपि कुछ राज्यों का राज्य बहुत विस्तारित भी होता था, तथापि उनमें शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण न के बराबर था। प्राचीन भारत में अन्य देशों की भांति राजतंत्र ही पाया जाता था। प्राचीन तथा मध्यकाल के राज्य प्रशासन की हम विशेषताएं देखें तो पाएंगे कि ये आज के समान अधिकार संपन्न तथा संगठित नहीं था। केंद्रीय सत्ता के आदेशों को क्रियान्वित करना प्रमुख कार्य था। राज्य प्रशासन के पास पृथक सत्ता तथा कर्मचारी तंत्र नहीं होता था। राज्य प्रशासन एक स्थायी संरचना न होकर केवल आवश्यकता के समय गठित होता था। राज्य प्रशासन का मुखिया केंद्रीय प्रशासन का विश्वास पात्र व्यक्ति होता था,
जो केवल राजा के प्रति उत्तरदायी था। गुप्त काल का भौगोलिक या मुगल काल का सूबेदार कुछ स्थानीय समस्याएं सुलझाने तथा राजस्व एकत्र करने में सशक्त भूमिका निभाते थे। ग्रामीण जनता तथा केंद्रीय प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करने में राज्य प्रशासन आवश्यक होता था। हम अब ब्रिटिश काल का अध्ययन करें तो पाएंगे कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के समय मुगल शासन व्यवस्था प्रवर्तित थी। उस समय भारत में लगभग 400 देशी रियासतें अपना अपना राजकाज संचालित करने में स्वतंत्र थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। उसके बाद ये बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में भी पैर पसारने शुरू किए और जब वहाँ पर नगरों में कंपनी का प्रशासन एक प्रेसिडेंट तथा उसकी परिषद द्वारा किया जाता था, यह प्रेसिडेंसियाँ कहलाती थी। यही प्रेसिडेंसियाँ भारत के आधुनिक राज्य प्रशासन की नींव थी। सन 1726 के चार्टर के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इससे पूर्व कानून बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल के पास थी। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक सुनिश्चित शासन पद्धति का सूत्रपात हुआ। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश संसद ने सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम से भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर प्रत्यक्षतः ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर एक राज्य सचिव तथा परिषद का निर्माण किया गया तथा प्रांतों का शासन सुदृढ़ बनाया गया। सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सन 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना तथा समाचार पत्रों के प्रसार ने जन जागृति बढ़ाई अतः परिवर्तित परिस्थितियों में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से शासन तथा प्रशासन को अधिक व्यवहारिक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया गया। इस विस्तृत अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थीं। प्रांतों का दोहरा शासन समाप्त कर केंद्र में दोहरा शासन शुरू किया गया। प्रशासन के विषयों की 3 सूचियों यथा संघ सूची 59, राज्य प्रांतीय सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय सरकार की स्थापना के प्रयास हुए, किंतु देशी रियासतों ने संघ में सम्मिलित होने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सन 1936 में सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया। सन 1921 से 1947 तक नरेंद्र मंडल व्यवस्था भी प्रवर्तित थी, जिसके अंतर्गत सभी रजवाड़ों के राजा वाइसरॉय की अध्यक्षता में आपसी मुद्दों पर मंत्रणा किया करते थे। सन 1921 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत एक स्वतंत्र देश हो गया तथा भारत के समस्त प्रांत तथा रियासतें भी शासन के लिए स्वतंत्र थीं। ब्रिटिश काल में प्रांतों का विकास या गठन धीरे धीरे हुआ। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों का निर्माण हुआ, जो कंपनी के अधीन रहते हुए अपने कार्यकरण में एक दूसरे से स्वतंत्र थी। सन 1857 की क्रांति के पश्चात यह अनुभव किया गया कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रांतीय सरकारों को विकसित किया जाना अपरिहार्य। इस हेतु ये सुझाव दिया कि ब्रिटिश सरकार को कि समस्त भारत को 5 हिस्सों में बांटकर इनकी राजधानियां कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, आगरा तथा लाहौर में स्थापित की जाएं। सन 1859 यानी कि 1859 में पंजाब प्रांत की सरकार गठित की गई तथा सन 1912 में बिहार एवं बंगाल की प्रांतीय स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पश्चात
स्वतंत्रता के समय हमारा देश राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त था। एक भाग तो प्रत्यक्षतः ब्रिटिश शासन के अधीन था उसमें तथा दूसरा उसमें आधुनिक प्रांतीय शासन व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। दूसरा भाग भारतीय यानी देशी रियासतों अथवा रजवाड़ों का था, जहां अपनी अपनी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था प्रवर्तित थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संपूर्ण भारत पृथक राज्य इकाइयों एवं देशी रियासतों के रूप में 565 इकाइयों में विभक्त हो गया। ऐसी स्थिति में सभी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करना एक दुष्कर कार्य था, जिसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभव कर दिखाया। आरंभ में स्वतंत्र भारत के राज्यों की 4 श्रेणियां, श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ में बांट दिया गया। ये सन 1949 की स्थिति है। देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य जिस योजना के अंतर्गत हुआ वह पटेल योजना कहलाती है। शुरू में रियासतों ने जिन विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए उसमें उन्होंने भारत अधिराज्य को अपने वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा संचार कार्य सौंपे थे, किंतु बाद में उन्होंने संपूर्ण कार्य सौंपकर भारत में विलय उचित समझा था। हम राज्यों का पुनर्गठन देखें तो पाएंगे कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ही अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा सन 1905, 1920 तथा 1948 के अधिवेशनों में यह मांग की जाती रही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना अधिक उपयुक्त होगा। इसके लिए संविधान सभा में 27 नवंबर 1947 को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले होने चाहिए और भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य इसकी सुरक्षा तथा स्थायित्व है। अतः संविधान सभा की प्रारूप समिति की अनुशंसा पर भाषाई प्रांतीय आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने संविधान सभा को कहा था कि केवल भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा को अधिक ध्यान में रखा जाना चाहिए। 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। राज्यों को नए प्रकार से पुनर्गठन करने की सिफारिश संबंधी प्रतिवेदन 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत किया। 1 नवंबर 1956 से भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रभावी हुआ। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का क, ख, ग, घ श्रेणी विभाजन समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश रखने की उसकी अनुशंसा की थी। विभिन्न पक्षों तथा राज्यों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर अंतिम रूप से सरकार ने 14 राज्य यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, अब महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, अब तमिलनाडु, मैसूर, अब कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो कि ब्रिटिश काल में यूपी का तात्पर्य यूनाइटेड प्रोविंस से था, पश्चिमी बंगाल तथा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के रूप में एवं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, दमन एवं दीव तथा अंडमान निकोबार को केंद्र शासित राज्यों के रूप में गठित किया। सन 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुए राज्यों के पश्चात भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की मांग उठती रही, जिसके फलस्वरूप समय समय पर नए राज्य बनते रहे। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। नवंबर माह में छत्तीसगढ़, फिर उत्तरांचल, फिर झारखंड बने। अब राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रांत है। इस प्रकार वर्तमान समय में 28 पूर्ण राज्य तथा 8 केंद्र शासित क्षेत्र भारत में हैं। राज्यों में अपनी अपनी शासन व्यवस्था है। कहीं पर एक सदनीय तो कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा एवं विधान परिषद व्यवस्था है। मूल संविधान की 7वीं अनुसूची में 97 विषय संघीय सूची में, 66 राज्य सूची में और 47 संवर्ती सूची में रखे गए थे, जो परिवर्तित होके क्रमशः 100, 61 तथा 52 हो गए हैं।
राज्यों को लोक कल्याण के जैसे चिकित्सा, कृषि, सिंचाई, गृह, शिक्षा तथा उद्योग आदि विषय सौंपे गए हैं। हम अब राज्य प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करें तो पाएंगे कि संवैधानिक व्यवस्था द्वारा संकल्पित उद्देश्यों और मंतव्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए इसका महत्व बहुत है। सकारात्मक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। संघात्मक शासन वाले देशों में वैसे तो केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों का अपना अपना महत्व होता है। आज का राज्य प्रशासन केवल सुरक्षा एवं शांति व व्यवस्था ही स्थापित नहीं करता, बल्कि नागरिकों के कल्याण और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित भी करता है। वास्तव में राज्य प्रशासन ही बहुत सीमा तक देश की संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा जो उद्देश्य होते हैं, जो मंतव्य होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य प्रशासन एक और संवाहक के रूप में कार्य करता है तो दूसरी ओर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होता है। आर्थिक परिवर्तन में ये हम समझ सकते हैं कि राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, लोगों को समुचित रोजगार उपलब्ध हो। सामाजिक परिवर्तन को इस तरह से देख सकते हैं कि सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि दूर हों एवं समाज में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। हम राज्य प्रशासन के महत्व को बढ़ाने वाले कारणों के लिए निम्न कारण देखेंगे। विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक है, लोकतंत्र की सार्थकता के अनुसार, कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय एकता में सहायक है, संघ के समांतर कार्यकारिणी अभिकरण के रूप में है, जनसंपर्क का माध्यम है और सबसे अधिक लोक सेवकों की आत्मीयता तथा प्रतिबद्धता। यानी कि आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में कर्मचारी तंत्र की उपादेयता असंदिग्ध है। राजस्थान का राज्य प्रशासन तथा इसके कार्मिकों की कार्यशैली कई राज्यों से बेहतर तथा संवेदनशील मानी जाती है। लोक प्रशासन की कार्यशैली जहाँ समाज के विभिन्न पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित होता है। संघीय स्तर पर व्यापक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हम अत्यधिक प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा राज्य प्रशासन हमें स्थिर दिखाई देता है। ये राज्य प्रशासन की महत्ता को सिद्ध करता है। इस प्रकार कई कारणों से राज्य प्रशासन का अपना विशिष्ट महत्व है। यदि यह कहें कि वर्तमान भारतीय लोक प्रशासनिक व्यवस्था राज्य प्रशासन की कुशलता पर निर्भर है तो अतिशयोक्ति न होगी। राज्य प्रशासन के विकास और राज्य प्रशासन का महत्व देखने या अध्ययन या चर्चा करने के बाद हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत के संविधान ने राज्यों को लोक कल्याण से संबंधित अनेक दायित्व सौंपे हैं। उन दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य प्रशासन का ढांचा प्रत्येक राज्य में क्रियाशील है। वर्तमान में राज्य प्रशासन के समक्ष ऐसी कई विकट परिस्थितियां या चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए राज्य प्रशासन को अधिक सक्षम एवं साधन संपन्न बनाना जरूरी है। जैसे राज्य वित्तीय दृष्टि से स्वयं को कमजोर पाते हैं, इसी कारण राज्यों को केंद्र से सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति उन्हें विविध कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में असहाय बना देती है। संघीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश की योजनाएं, सामाजिक आर्थिक विकास के नीतिगत निर्णय तथा विदेश नीतियों संबंध व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। राज्य प्रशासन के सम्मुख तीसरी बड़ी चुनौती बढ़ती आतंकवादी घटनाएं हैं। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश आदि राज्य कई दशकों से आतंककारी गतिविधियों से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले बंद, घेराव, प्रदर्शन, छात्र प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगे आदि प्रशासन तंत्र को प्रभावित करते हैं। विश्व भर में संकीर्ण विचारधाराओं के प्रसार से अब आत्म केंद्रित मांगें उठाई जाने लगी हैं। समस्त प्रकार की वैज्ञानिकी एवं तकनीकी सुख सुविधाओं के उपरांत भी आज का मानव स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है। अतः वह स्वयं की भाषा, जाति, नस्ल, वंश या क्षेत्रीय आधार पर स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा है।
भारत में भी बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे एवं स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग निरंतर जोर पकड़ रही है। इसी प्रकार राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए जिले गठित किए जाते हैं, किंतु देश भर में नए जिलों का गठन किसी क्षेत्र की आवश्यकता के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनता जा रहा है। उपरोक्त वर्णित प्रमुख चुनौतियों के अतिरिक्त भी सामाजिक सेवाओं का विस्तार, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों का कल्याण, मानवाधिकारों का संरक्षण, नदी जल बंटवारा तथा राजनीतिक संघर्ष ऐसे कारक हैं जो राज्य प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।